मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, मित्रों और समाज की आर्थिक न्याय के संबंध में जो आपकी जानकारियां हैं, आपका ज्ञान है, हम निरंतर उसमें वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र विचार का विषय इतना व्यापक है कि अगर सूक्ष्म ढंग से धीरे धीरे जानकारी देने का प्रयास करें तो भी लंबा समय तक ये जानकारियां आपको लेनी पड़ सकती हैं। और मैं इसमें आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप सुखी समाज की कल्पना भी करते हैं तो उसके लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यह जानकारी जितनी सूक्ष्म होगी, आप समाज को इस दिशा में उतना ही प्रेरित कर सकेंगे। सवाल आज और पहले भी लगातार यह उठता रहा है कि आखिर जिस आर्थिक न्याय के बारे में हम जन जन को बताना चाहते हैं, इससे उसे क्या मिलेगा, वो इसमें क्यों जुड़ेगा। और यह एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, क्योंकि आप अपना समय खर्च करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी कल्पनाएं दोहराते हैं, और यदि इसमें आपको कुछ मिले ही नहीं तो फिर आपकी रुचि भी क्यों होगी। इस बात को बहुत तरह से बहुत लोग पूछते भी हैं और हम अपनी समझ में बताने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग काफी समय तक समझाने के बावजूद भी समझ नहीं पाते। इसमें उनकी भी कठिनाई है। यह आसान दिखता है लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि आज तक जितने भी शासक रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, वे खुद भी इस बात को नहीं समझ पाए। मैं कोई अज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं कि अगर उसके बारे में सारे रहस्य को उन्होंने जान लिया होता तो फिर यह समाज में जो अभाव और अन्याय की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जो भारी असंतोष और टकराव आपको समाज में दिखाई पड़ रहा है, यह कतई नहीं दिखाई पड़ता। बताते हैं कि प्राचीन काल में इस प्रकार की स्थिति हमारे देश की थी, किंतु इसके बारे में हमारी जानकारियां भी बहुत कम हैं और बहुत सी बातों को तो हम प्रागैतिहासिक कल्पनाएं या इस प्रकार के बकवास कहकर ठुकरा देते हैं। यह भी एक सोचा समझा षड्यंत्र कहा जा सकता है, क्योंकि आज भी संस्कृत का जो विशाल ज्ञान का भंडार है वह वास्तव में अद्भुत है। आप केवल संस्कृत के ज्ञान को अगर देख लें, थोड़ा सा भी उसके आकार प्रकार को देख लें आप, तो पूरी दुनिया में सारे ज्ञानों को मिलाकर जितना ज्ञान की मात्रा बनती है, उससे कई लाख गुना ज्ञान संस्कृत भाषा के बचे खुचे ग्रंथों में आज भी मौजूद है। इसलिए उनको मैं कल्पनाएं कहकर नहीं टाल सकता। हालांकि मैं संस्कृत के ज्ञान के बारे में बहुत क्षुद्र जानकारियां ही रखता हूं, और एक से एक विद्वान, एक से एक पंडित, एक से एक बड़े अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और क्या कहना चाहिए राजनीति के विशेषज्ञ भरे पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी समाज की भीषण स्थिति का समाधान क्यों नहीं होता? यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है कि पूरी दुनिया में जब इतने विद्वान और इतने ज्ञानी और इतने महात्मा भरे पड़े हैं, तब फिर
समाज की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई? इतने लोग भूखों क्यों मर रहे हैं? भूखमरी की स्थिति, आतंकवाद, अतिवाद, रोज नए नए षड्यंत्र, कभी बम विस्फोट तो कभी किसी की हत्या, इन सब से समाज भरा पड़ा है। धारा 370 लगती है तो विद्रोह, समान नागरिक संहिता की बात चलती है तो विद्रोह। सबको अपने अपने संप्रदाय के आधार पर वो चाहिए, छूट चाहिए। यह बेशर्मी की हद है। और मैं केवल एक तरफा बात नहीं कहूंगा, यह जो लोग इस प्रकार की छूट देकर समाज को धोखा देते आ रहे हैं, उन शासकों की भी बेईमानी है। और शासकों की बेईमानी का मतलब, शासक समाज के नियंत्रण में नहीं है। और यह बात सिद्ध भी हो रही है। हमारे संविधान में भी विशेष शक्तिशाली पदों पर बैठने वाला हर व्यक्ति गोपनीयता के आवरण में छिपा हुआ है। वह पद की गोपनीयता की शपथ लेगा। अरे अपराधियों, जिस समाज की सुरक्षा के लिए, जिस समाज की समृद्धि के लिए सारी व्यवस्था का निर्माण होता है, तो वह समाज तो सबका मालिक है। और उससे आप सारी जानकारियां छिपा रहे हो। इसका मतलब आप जो कुछ कर रहे हो, व्यवस्था के नाम पर कर रहे हो, वह समाज के साथ षड्यंत्र होता है। तो बंधुओं, आज मेरे एक मित्र ने प्रश्न किया कि भाई आप जो आर्थिक न्याय का कार्यक्रम प्रतिदिन चलाते हो, उससे आम व्यक्ति को क्या मिलेगा, उससे क्या फायदा होगा? तो मैं इसका बहुत सीधा जवाब देता हूं। आज जो फायदा नहीं मिलता, जिसकी कल्पना भी उसे नहीं होती, और हम वह फायदा उसके सामने स्पष्ट रूप में, यथार्थ रूप में हम आपके सामने रख के दिखाएंगे। लेकिन तब तक यह काम नहीं हो सकता जब तक आप मनोयोग से सारी बात नहीं सुनते और आप इसके साथ गहराई तक जुड़ते नहीं हैं। मैं मानता हूं कि समाज में सब लोगों की समझ एक जैसी नहीं हो सकती, और हमारी बात सब लोगों की समझ में आने में तो बहुत देर लगेगी। लेकिन यदि हमारी बात ठीक ढंग से समाज के 1%, 2%, अधिकतम 10% लोग अगर समझ जाएं, तो मैं कह सकता हूं कि देश में नहीं, दुनिया में भूचाल आ जाएगा। और तब जो राजनीति का कमीनापन है, जो नेताओं की बेईमानी है, जो एक दूसरे को धोखा देने और षड्यंत्र करने की बातें हो रही हैं, आप आज के जिस चुनाव के माहौल में यह देख भी रहे हो। मोदी जी जो बोलेंगे उसका विरोध कुछ लोग करेंगे, निश्चित है। जिसको भाजपा का विरोध करना उसको करना है, जिस समाजवादी पार्टी का विरोध करना है उसको करना है। लेकिन वे समर्थक क्या करते हैं? सारे एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। इतना दिन हो गया, इन्होंने बेरोजगारी दूर क्यों नहीं की? इन्होंने महंगाई खत्म करने के लिए क्या किया? अरे षड्यंत्रकारियों, बेईमानों, तुम्हारे पास देश में बेरोजगारी खत्म करने की क्या कोई योजना है? यदि तुम सत्ता में आ गए तो क्या तुम बेरोजगारी दूर कर देंगे? तो फिर समाज के सामने क्यों नहीं रखते? बेरोजगारी का असली कारण क्या है और समाधान क्या है? और जब तुम जानते ही नहीं तो तुम पूरे समाज को मूर्ख क्यों बना रहे हो? आपको यह समझ तो होनी चाहिए ना। काले धन की बात रोज करते हैं, काला धन हटाएंगे, हर आदमी को इतना रुपया, लाख रुपया दिलाएंगे। यह भी शिगुफा हुई कि नहीं? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन किसी ने बताया क्या काले धन का कारण क्या है और समाधान क्या है?
ये पूरा उत्तर कौन देगा आपको? और यदि उत्तर नहीं देगा तो मूर्ख बनाएगा या बुद्धिमानी करेगा या लूटेगा या इसी तरह शोषण करेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। यह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र इतना घनिष्ठ, इतना गहन, इतना उलझा हुआ होने के कारण ही पूरा समाज मूर्ख बन जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, अनेक प्रकार के मतभेद उसमें खड़े हो जाते हैं, मुट्ठी भर लोग सारी संपत्ति और दौलत के मालिक बने रहते हैं और 95% लोग, कम से कम 95% लोग मूर्ख बने रहते हैं। रोज समीक्षाएं आती हैं, रोज नया नया विशेषज्ञ आपके सामने आता है, लेकिन आपको जो ज्ञान देता है वह झूठ का पुलिंदा होता है। मैं एक संदर्भ के रूप में एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कई साल पहले, मेरा ख्याल है जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस आयोजन में अधिकांश लोग सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिनको अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ और जानकार माना जाता है। पूरा विज्ञान भवन भरा हुआ था माने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंटों से। और तब मोदी जी ने क्या कहा, याद रखिएगा मेरी बात को, मोदी जी ने कहा था कि भारत में एक भी घोटाला, एक भी घपला ऐसा नहीं होता जिसके पीछे एक न एक चार्टर्ड अकाउंटेंट न होता हो। अब आप समझ लीजिए बात कितनी भयानक है। इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए थे, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। यह एक रिकॉर्डेड बात है। उसके 15 दिन के बाद दिल्ली के आकाशवाणी के कार्यक्रम में मुझे अर्थव्यवस्था पर बोलने के लिए एक पैनल में आमंत्रित किया गया था। उस पैनल में हम लोग 3 लोग थे। एक मैं, रोशन लाल अग्रवाल, दूसरा एक गोपाल कृष्ण अग्रवाल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ये माने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जैसा मुझे बताया गया, लेकिन उससे बड़ा परिचय यह है कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, यह उनके सचिव भी थे। अब आप उनका महत्व समझ सकते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और गोपाल कृष्ण अग्रवाल वहां इस आकाशवाणी के कार्यक्रम में लोकसभा चैनल पर इस बातचीत में शामिल हैं। और तीसरे एक उद्योगपति थे खंडेलवाल जी, जिनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सरनेम ये मेरे को याद है। जहां तक याद है वो एक खंडेलवाल जी थे, जो भारत के कोई अच्छे उद्योगपतियों में से एक रहे होंगे। इन तीनों के बीच जब वार्ता शुरू हुई तो वार्ता के दौरान मैंने प्रसंगवश कह दिया कि बात चार्टर्ड अकाउंटेंटों की चल रही थी, तो मैंने कहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब समझते हैं? तो यह स्वाभाविक बात है, उत्सुकतावश उन्होंने पूछा कि नहीं नहीं आप ही बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप क्या अर्थ समझते हैं, आप बताइए, हम सुनेंगे। और मैंने उस समय जो भी बात मुझे समझ में आई कि छोटे से छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट का अर्थ क्या बताया जाए आम जनता को, क्योंकि आम जनता उसके बारे में कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं जानती। और मैंने एक शब्द प्रयोग कर दिया, फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ। क्या?
फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ, मेरा ख्याल ये कोई कठिन शब्द नहीं है। फर्जीवाड़ा का अर्थ सारे समाज में जानते हैं लोग। फर्जीवाड़ा झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला, झूठी बयानबाजी करने वाला, झूठे कागज निर्माण करने वाला, फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ यानी उस कला में माहिर। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी दुर्भाग्य से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। यह तो मुझे बाद में पता चला कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनका गर्म होना स्वाभाविक था और उन्होंने बड़े दुख और क्रोध की भाषा में कहा कि भारत सरकार ने जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी अच्छी उपाधि दी है, इतना बड़ा सम्मानित पद दिया है, उस व्यक्ति का इस प्रकार उस पद का अपमान करते हुए आपको संकोच भी नहीं होता, आपको शर्म भी नहीं महसूस होती, तो आपको क्या कहा जाए। मैंने कहा श्रीमान, हाथ जोड़कर निवेदन किया, भाई इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं उसी विज्ञान भवन की बात तो आप कहना चाहते हो और उसका उल्लेख मैं भी कर देता हूं। और मैंने यही कहा, यहां तो आप अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट के महारथियों से वो सारा विज्ञान भवन भरा हुआ था। और वक्ता कौन था? यहां तो वक्ता एक पिद्दी रोशन लाल है, वहां वक्ता और कोई नहीं। देश का नया प्रधानमंत्री था माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने यही शब्दों का प्रयोग किया था कि नहीं? मैंने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को केवल फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ कहा है, उसके ऊपर आप इतने गर्म मुझ पर हो रहे हो। लेकिन मोदी जी ने तो सीधे तौर पर कहा था कि भारत में किसी भी घपला और घोटाले में, चाहे वह कोई भी घपला और घोटाला हो, अगर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसके पीछे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद नहीं रहता हो। मैंने तो फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? सीधे घपला और घोटाला करने वाला योजनाकार। तो आप अगर उस समय मौजूद थे, और मैं जानता हूं मौजूद होंगे, स्वाभाविक है, और अगर वहां माननीय मोहन भागवत जी मौजूद थे तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी अवश्य होंगे। इसमें क्या खास बात है? उनको आसानी से वो मिल गया होगा पास और सुन भी रहे होंगे, तो उनको प्रश्न मुझसे नहीं उनसे करना चाहिए था कि नहीं? क्या यही नैतिकता नहीं होती? लेकिन वहां चुपचाप मुंह दबाकर रखने वाले लोग कोई सवाल नहीं उठाते और मुझसे सवाल पूछते हैं। फिर भी मैं आपके उन सारे सवालों का जवाब अवश्य दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। यदि नहीं आएगा तो मैं स्पष्ट रूप से बोल भी दूंगा। इसका जवाब मैं अध्ययन करके खोजने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसे आप सौभाग्य की बात करिए, मेरे सौभाग्य की या आपके सौभाग्य की, कि शायद आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रश्न नहीं आ पाएगा जिसका मैं बिल्कुल पारदर्शी और सच्चा उत्तर नहीं दे पाऊं। इसलिए बंधुओं, आज काले धन की बात आती है, समाज में भारी आर्थिक असमानता की बात आती है, भूखमरी की बात आती है, महंगाई बढ़ने की बात आती है, इसी प्रकार की कितनी अनेक बातें हैं। और ये बातें क्यों उठती हैं? ये बात इसीलिए उठती है कि सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास में होते हुए भी देश में तो है, अगर किसी व्यक्ति के पास में है तो भी वह समाज का है, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का हिस्सा ही तो होता है। और यदि वह समाज का हिस्सा अपने आप को नहीं मानता
तो उसके सारी संपत्ति छीन कर उसे समुद्र में डुबो देना चाहिए। उसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वह तो षड्यंत्रकारी है, समाज के लिए धोखेबाज है, बेईमान है, हरामी है, दुष्ट है। उसे समाज को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं यह बात कहता हूं तो मेरी नजर इन सारे के सारे राजनीतिक अपराधियों पर जाती है, सारे के सारे राजनेताओं पर जाती है। दलबंदी के नाम पर, गुटबाजी के नाम पर, पार्टीबाजी के नाम पर जितने नियम बने हुए हैं, ये सारे इस बेईमानी के कारण ही बने हुए हैं। और इसकी जड़ कहां खोजें आप? मैं फिर संविधान का नाम लूंगा और एक दिन मैं यह भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको इस संविधान को प्रतीकात्मक फांसी देनी पड़ेगी, इसकी प्रतियां जलानी पड़ेंगी, जिसको आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान कह रहे हैं। लेकिन यह कब होगा? जब आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। और आर्थिक न्याय की जिस बात को हम चला रहे हैं, यह भी अगर समाज की समस्याओं का न्यायपूर्ण समाधान नहीं करती तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और एक दिन पूरी दुनिया को मेरे ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी यह बात चिरकाल तक समाज में गूंजती जरूर रहेगी। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आर्थिक न्याय के इस नियमित प्रोग्राम को, कार्यक्रम को सारी बुद्धि और ऊर्जा लगाकर दत्तचित्त होकर देखें। इसके प्रति किसी प्रकार का उलाहना या किसी प्रकार की उलझन अगर आपके मन में होती भी हो तो कोई बात नहीं। हम आप एक ही खून हैं, हम आप अलग नहीं हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात के आधार पर हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो अधिक जान गया है उसका फर्ज है कम जानकारी रखने वालों को उसका ज्ञान कराएं। केवल उसकी धाक और गुलामी मानने के लिए, मजबूर करने के लिए विद्वत्ता नहीं होती। ऐसी विद्वत्ता शर्मनाक है, वह समाज के लिए अभिशाप है। इसलिए मैं आपको एक छोटे से प्रश्न का छोटा सा उत्तर देता हूं कि इस आर्थिक न्याय के कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो आप में इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप सरकार को कह सकें, सत्ता में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कह सकें कि तेरे को हमारे आदेश के अनुसार चलना पड़ेगा, तेरे को समाज से कुछ भी छिपाने का अधिकार नहीं मिलेगा, तुझे अपनी हर बात की सफाई समाज के सामने देनी पड़ेगी और समाज तेरे बाल बाल का परीक्षण करेगा। जो कुछ तू कह रहा है उसकी सच्चाई समाज को जानने का अधिकार होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में जो शासक बने हुए हैं, सब जगह पद की गोपनीयता। यह क्या होती है पद की गोपनीयता? कहां बनी यह भाषा? किसने बनाई? किस हरामखोर और नीच ने बनाई? वह समाज को धोखा देने वाला सबसे बड़ा अपराधी है कि नहीं? और मैं इसके ऊपर भी इशारों में ही सही, संक्षेप में ही सही, बार बार कहता आ रहा हूं। फेसबुक अकाउंट पर भी मेरी ये टिप्पणियां, मेरे ये विचार पोस्ट के रूप में मिलेंगे। आप चाहें तो वहां पर भी देख सकते हैं। आर्थिक न्याय का यह कार्यक्रम वैसे तो कई वर्षों से चालू है, लेकिन एक नियमित YouTube के रूप में इसे चलाने का हमारा निर्णय यह बहुत कम समय का ही है। कुछ समय तक हमने पटना में यह कार्यक्रम चलाने की शुरुआत की थी, लेकिन फिर हमें अपनी स्थिति के अनुसार रायपुर आकर यह कार्यक्रम आरंभ करना पड़ा और वह आप लोगों तक जा रहा है। तो पहली बात,
संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि आपको इससे लाभ क्या मिलेगा, आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता उसे बताता हूं क्या मिलेगा। हम बार बार एक बात की घोषणा करते हैं कि भारी लाभ का बजट बनाया जाए। भारी लाभ का बजट कैसे बनेगा यह हम लगातार बता रहे हैं। बाकी कोई कर, कोई टैक्स लगाया नहीं जाए। केवल मुट्ठी भर अमीरों के पास सारी संपत्ति है तो बाकी लोगों पर टैक्स क्यों लगना चाहिए? इनकी संपत्ति की जानकारी तक समाज को नहीं है। हम नहीं जानते कि वास्तव में ये जो घोषित धन है उससे कितना धन है। सरकार द्वारा जो समय समय पर नियम बनाए गए हैं, नियम बनाए जाते हैं, अभी भी बन रही हो, ये सारे झूठ का, बेईमानी का पुलिंदा है। अगर मैं पूरी जानकारी देने बैठूं तो फिर एक नहीं कई पुस्तकें लिखते लिखते भी ये जानकारियां अधूरी रहेंगी। इसलिए मेरा एक निवेदन है, सार रूप में आप उसे जरूर ग्रहण कर लीजिए। संपत्ति में किसी भी प्रकार की गोपनीयता, चाहे वह किसी की भी क्यों न हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शासन के ऊपर बैठे हुए लोगों को भी अपने कार्यों का संपादन करने के लिए, मक्कारों को पकड़ने के लिए, बेईमानों को पकड़ने के लिए कुछ समय तक गोपनीयता की जरूरत होती है। उस समय तक वह गोपनीयता रहे, उसका प्रावधान हो। लेकिन अंततः समाज को सब कुछ जानने का अधिकार यह किसी को अधिकार नहीं है कि उसको छुपा ले। मुझे इंदिरा गांधी जी की वह बात याद आती है। मैं पुरानी बातें कह रहा हूं, इसलिए जो लोग जानते हैं उसको मिला लें। शाह आयोग के सामने जब इंदिरा गांधी जी को प्रस्तुत किया गया कि आप न्यायालय में आकर जो कुछ बोलेंगी वह शपथ पूर्वक बोलेंगी, उसका उन्होंने पालन किया। लेकिन जब एक खास प्रकार की जानकारी उनसे पूछी गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा, यह जानकारी मैं नहीं दूंगी, भले ही आप दंडित करो। तो ऐसी जानकारी क्या थी? इंदिरा गांधी जी से जो सवाल पूछा गया था उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैंने जो कुछ किया है वह देश के प्रधानमंत्री के रूप में किया है, और प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पहले मुझे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी, वह आज भी दिलाई जा रही है, जिसमें पद की गोपनीयता को बनाए रखने की शपथ, संविधान की शपथ मुझसे दिलाई गई थी। और वह यदि इस दायरे में है तो मैं उसके शपथ का उल्लंघन नहीं करूंगी और आपको कोई जानकारी नहीं दूंगी। और शाह आयोग को उनकी यह बात माननी पड़ी और इंदिरा गांधी जी को बिना वह जानकारी दिए सम्मान पूर्वक जाने दिया गया। तो भाइयों, मैं कहता हूं कि आपको पद की और गोपनीयता की ऐसी शपथ दिलाने की जरूरत क्या है? यह बेईमानी है कि नहीं? यह इस देश के संविधान के नाम पर हो रहा है कि नहीं? तो यह संविधान ही सारे कुकर्मों की जड़ है। इसलिए मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं कि उन सब बातों को हटा दीजिए और आर्थिक न्याय की परिकल्पना और उसके उद्देश्य को आप भली प्रकार समझ लीजिए। मेरा कहना क्या है, सारे टैक्स हटाओ। औसत सीमा से अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्ति की संपत्ति के अधिक भाग पर आप संपत्ति कर लगाओ। इसके अलावा कोई कर लगाने की जरूरत नहीं है। यह जीएसटी और इनकम टैक्स यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मेरी अनगिनत चार्टर्ड अकाउंटेंटों से बड़ी बड़ी लंबी लंबी बहस हो चुकी है और इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। लेकिन बोले अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे?
मैंने कहा जिस पद की आवश्यकता ही नहीं है उस पद को समाप्त कर देंगे तो क्या उस काम में लगे हुए लोग भूखे मरेंगे? यह कल्पना मूर्ख तो कर सकता है, बुद्धिमान नहीं। इसलिए बंधुओं, मैं सीधा उत्तर देता हूं कि यदि भारत के उन मुट्ठी भर बड़े बड़े धनपतियों की सबसे अधिक संपन्न केवल 15 लाख लोगों के संपत्ति पर, उसके वास्तविक मूल्य पर अगर संपत्ति कर लगाया जाए तो मेरा दावा है कि आज सारे करों से जो आमदनी होती है, सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है, कम से कम 10 गुना राजस्व इस एक कर से प्राप्त होगा। और फिर जब इतना भारी आय का जखीरा खुलेगा तो फिर मैं क्यों कम करूंगा? मैं क्यों कहूंगा कि भाई बजट घटा लो? बजट नहीं घटाओगे तो काम नहीं चलेगा। घाटे का जो बजट बनेगा वह समाज को बर्बाद करेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं, न झूठ बोलने की जरूरत, न बजट घटाने की जरूरत। मैं कह रहा हूं आप पूरा बजट बनाओ जो समाज की सारी आवश्यकताओं की पूरी करता हो, और उसके बाद जो शुद्ध लाभ बचेगा मुझे बताइए वो किसका होगा? आप बताइए, क्या वह पूरे समाज का नहीं होगा? क्या इस देश के एक एक बच्चे का नहीं होगा? क्या जन्म से मृत्यु तक नहीं होना चाहिए? यह सवाल आपके पाले में है, और यदि है तो मान कर चलिए। मैं तो प्रतीकात्मक भाषा में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास किसी की संपत्ति जानने का कोई जरिया नहीं है। सरकार कभी देने वाली नहीं है, और मोदी जी, योगी जी सारी बातें खूब करते रहे। मेरा उनसे निवेदन है, अगर वो विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो मेरी सलाह के अनुसार पारदर्शी कानून बनाए, इसके बाद सारे विवाद खुद समाप्त। फिर योगी जी जिस तरह अपराधियों के ऊपर खुली कार्रवाई करने की बात करते हैं तो मैं उनका ताली बजाकर स्वागत करूंगा। मैं कहूंगा योगी जी आप जल्दी करिए, कहीं कोई आफत न आ जाए, कहीं कोई तिकड़म आपको उस पद से न हटा दे, कहीं भगवान को कोई दूसरी बात मंजूर न हो जाए। इसलिए कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और यदि यह काम हो गया तो मैं आपको गारंटी के साथ यह बात कह रहा हूं कि देश की गरीबी नाम की कोई चीज देश में नहीं रहेगी। शुद्ध लाभ से बचा हुआ है लाभ, उसका लाभांश बिना किसी भेदभाव के यदि देश के प्रत्येक बच्चे से लेकर वृद्ध तक समान रूप से वितरित होता रहे, फिर यह राशि कितनी होगी इसका सवाल मत उठाइए। कम से कम 10,000 रुपये महीने की बात मैं कह रहा हूं, यह अवश्य होगी। और यदि वह लाभ आपको मिलने लग जाए तो भूखे मरते लोगों को रोटी का टुकड़ा जहां नहीं मिलता हो, उसको घी पूरी और सब कुछ मिलने की बात कहना, हलवा पूरी मिलने की बात कहना मजाक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन यह बात सत्य है। आपको सारे अभाव से मुक्ति मिलेगी, आपको सारे भय से मुक्ति मिलेगी। आपके मन में किसी भी प्रकार के दुख, किसी भी प्रकार के वैमनस्य के लिए, शत्रुता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। सब एक दूसरे को अपना भाई, अपने परिवार का सदस्य ही मानकर व्यवहार करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति और क्या होती है, यही तो होता है, और वह प्राप्त होगा। इसलिए मैं जन जन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कोई राजनीतिक षड्यंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुली बात कर रहे हैं समाज से। खुले प्रश्नों का अंबार आपके सामने लगा हुआ है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बिना झिझक के पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम अगर उसका आयोजन संभव हो तो मैं उन महानुभावों को भी निवेदन करना चाहता हूं
कि मेरी परीक्षा भी खुलेआम होनी चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसका विश्वास दिलाने का कोई तरीका अगर उनके पास हो तो उन्हें उसका भी उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो बंधुओं, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें और पूरी पारदर्शिता के साथ यह कार्यक्रम चलता रहे। और जहां तक आम व्यक्ति का सवाल है, 10,000 रुपये महीना जिस लाभ की बात हम कह रहे हैं, वह हर हालत में देश के असहाय, अपंग, सभी प्रकार के सुखों से वंचित, दरिद्र, गरीब, दुखी और सब प्रकार की पीड़ा भोगने वाले लोग, जिनका कहीं अस्तित्व आज दिखाई तक नहीं पड़ता, जिनकी कोई बात समाज में सुनने वाला नहीं होता, उस व्यक्ति को भी 10,000 रुपये प्रति माह ढूंढ कर, खोज कर, बैंक में उसका खाता खुलवा कर यह मिलने लगेगा। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आज देश के हर व्यक्ति का खाता बैंक में खोलने की योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है। निश्चित रूप से यह आर्थिक न्याय की दिशा में एक बुनियादी कदम है और इसके लिए मुझे सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि वह वही काम कर रही है और इसका अंतिम परिणाम भी वही होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और 10,000 रुपये प्रति माह, इसकी कल्पना आपकी सोच से अलग है, थोड़ा भिन्न है। आज की स्थिति में तो आप जो कुछ मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो धंधा करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। लेकिन नहीं, यह आय का दूसरा स्रोत है जो आपको लाभांश के रूप में मिलेगा। अब आपके मन में उसकी कल्पना भी नहीं होती, क्योंकि यह किसी को मिलता ही नहीं है। सरकार छोटी मोटी अनेक योजनाएं चलाती भी है, उसमें बहुत धन देने की बात भी करती है, मिलता भी होगा, लेकिन यह गारंटी के साथ जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मिलेगा, पूरे हिसाब के साथ मिलेगा। देश की संपत्ति का सारा आंकड़ा, सारा वर्तमान मूल्य वो आपके सामने होगा और बिना किसी दुराव छिपाव के, पूरी पारदर्शिता के साथ निरंतर आपके सामने आता रहेगा, आपके खाते के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा। यह एक क्रांतिकारी बात हुई कि नहीं? इससे क्रांतिकारी कोई बात हो ही नहीं सकती और यह जन जन के जानने और समझने की बात है। इसलिए बंधुओं, इसमें जो जन जन के रुचि का सवाल है, तो इससे बढ़िया सवाल का उत्तर शायद आपको देने की क्षमता किसी और व्यक्ति की भी हो तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। हाँ, यह जरूर मानता हूं कि यह बुद्धि के आधार पर चलने वाली हमारी योजना, जब तक इसे समाज के जो कलाकारों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक यह समाज में जाने में इसे विलंब होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसे अनेक, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कि यह कविता याद आती होगी। यानी जब तक वो हर बोले, बुंदेले हर बोले कौन थे हम नहीं जानते, लेकिन जब वो महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को दंदन तक नहीं पहुंचाते, तब तक यह महारानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व और उनका त्याग हम कभी समझ नहीं पाते। इसलिए मेरा देश के उन कलाकारों से निवेदन है कि समाज के इस आर्थिक लाभ, आर्थिक भाग्य को बदलने की जो हमारी कवायद है, वे भी उन्हें शामिल हों। और उसके ऊपर जब समाज में राग रागनियां और नए नए भजन कीर्तन
नई नई गाथाएं नए नए ढंग से आने लगेंगी, तो यह आर्थिक न्याय का मामला सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा और हम उसी के प्रयास में अपनी सारी ताकत लगाएंगे। और इसलिए यह बात बार बार उठे, लेकिन आपके बात में यह समझ में जरूर आए कि वास्तव में इससे आपको जो मिलेगा वह दूसरे किसी भी रास्ते से आज नहीं मिल रहा है, और उस वैसी ही व्यवस्था पूरे विश्व में बनेगी। तो फिर वो विश्व कैसा होगा, यह कल्पना यह आप करते रहिएगा, आपस में बातें होती रहेंगी। इसी प्रकार नए नए एपिसोडों के माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपकी सहभागिता भी उसमें होती रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की यह बात मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद और जय भारत।